नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मैं हूं हेमंत कुमार। और आज हम दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट से आने वाली दो अहम खबर पर चर्चा करने वाले हैं। और इनमें से एक खबर जहां राज्य सरकार को राहत देने वाली है, तो दूसरी खबर परेशानी का सबब बनने वाली है। जी हां, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी टी उमा देवी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई थी। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। और ये खबर जो है राज्य सरकार के लिए परेशानी का सबब बनने वाली है। दूसरी खबर मनीष कश्यप से जुड़ी हुई है, उसी मनीष कश्यप से जिसने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने की धमकी दी थी और तमिलनाडु और बिहार में वैमनस्यता फैलाने के लिए यूट्यूब पर कई वीडियो अपलोड किए थे, जिसे लेकर ये मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर मनीष कश्यप के मामले की सुनवाई से मना कर दिया है और उसे सलाह दिया है कि आप हाई कोर्ट जाकर इस मामले को उठाएं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के इस दोनों मामले पर अलग अलग चर्चा करेंगे। और पहले हम बात करते हैं आनंद मोहन को लेकर के। हेमंत जी, जिस तरह से आनंद मोहन के मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, तो क्या समझा जाए कि राज्य सरकार की भद पिटने वाली है आने वाले दिनों में? सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज आदेश आया है, उससे यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये लग रहा है कि मामला यह सुनने लायक था, इसलिए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अगर मामला यह सुनने लायक नहीं रहता, तो सुनने योग्य नहीं रहता अगर, तो हो सकता था कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर देता, सुप्रीम कोर्ट सुनने से मना कर देता या उनको नीचे हाई कोर्ट जाने के लिए कहता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया है बिहार सरकार को। तो इससे ये लग रहा है कि यह मामला सुनने योग्य है और इस पर आगे बिहार सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है, ये मैं समझता हूँ। तो आज जो ये फैसला आया है, ये आप देखेंगे कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ में हम इस मामले की सुनवाई हुई आज। और गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी इस मामले में याचिका करता हैं, उनकी ओर से याचिका डाली गई थी। और इसमें एक रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, उन्होंने भी इसमें ये एलपीए दायर किया था, तो उनको भी कोर्ट ने उनका एक्सेप्ट किया है। लेकिन यह कहती है कि आप सिर्फ कोर्ट को मदद करें, आप अलग से पक्षकार नहीं बने। तो इससे ये है कि कम से पहली नज़र में ये मैं कह सकता हूँ कि मामला ये गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस दिया है। तो इस मामले में आगे जो अगली सुनवाई जब होगी, तो इस मामले का भविष्य तय होगा। और ये भी तय हुआ कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये जो इनको आनंद मोहन को जो रिहा किया गया समय से पहले, वह उनकी रिहाई पर कहीं कोई ग्रहण तो नहीं लगने वाला है। ये मामला इस रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। जी जी जी, हम इस मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे एक चीज़ कंफर्म हो ले कि आपने कहा कि रिटायर्ड आईएएस ने एलपीए दायर किया है। क्या इनका संबंध जो है बिहार के आईएएस एसोसिएशन से है? क्योंकि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार का आईएएस एसोसिएशन जो है लगातार विरोध कर रहा था। इसमें यह है कि वो एसोसिएशन की ओर से मामला नहीं है, बल्कि वो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की ओर से दायर किया गया है। तो एसोसिएशन अगर इसमें रहता, आप पता नहीं एसोसिएशन में वो अधिकारी हैं या नहीं है, ये जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है, उसमें है कि ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने इसमें इसको ये कहते हैं हस्तक्षेप याचिका कहते हैं इसमें। तो उन्होंने ये हस्तक्षेप याचिका दायर की, यानी कि इस मामले में हमें भी कुछ कहना है, इसका मतलब ये हुआ।
तो वो एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने ये लगाया, हस्तक्षेप याचिका दायर किया है, यानी कि अपनी ओर से भी वो इस मामले कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट का मददगार बनिए, पक्षकार नहीं बनिए। तो यानी कि कोर्ट ने उनको भी एक तरह से सुन लिया है। तो इसमें यह है कि जो हम लोग को ये पता है कि सरकार ने समय से पूर्व आनंद मोहन को रिहा करने के लिए जो बिहार का जेल मैनुअल था उसको चेंज किया, जिसमें यह प्रोविज़न था कि कोई व्यक्ति जो किसी सरकारी ड्यूटी पर तैनात किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी की हत्या का दोषी पाया गया हुआ है, अगर वह जेल के भीतर बंद है, उस सज़ा भुगत रहा है, तो उसकी सज़ा में छूट नहीं दी जा सकती है। और ये नियम आनंद मोहन पर भी लागू हो रहा था, जिसकी वजह से आनंद मोहन की रिहाई संभव नहीं थी। बिहार सरकार ने अप्रैल महीने में इस मामले को ये जो नियम था उस नियम को समाप्त किया और उसके बाद आनंद मोहन की रिहाई संभव हुई। तो जी कृष्णैया की पत्नी ने इसमें ये की ओर से जो याचिका दायर की गई है उसमें यह दलील दी गई है कि कहा गया है कि सरकार ने यह एक गलत फैसला लिया है और इससे सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। और दूसरे ये कि एक ऐसे मामले में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही आनंद मोहन को उम्र कैद ये फांसी की सज़ा उनकी कम करके और उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, और इसके बाद फिर उनको एक राहत मिली कि उनको कोर्ट ये सरकार ने नियम बदल करके और उनको रिहा कर दिया, समय से पहले उनकी रिहाई कर दी। तो ये चुनौती इस सरकार के द्वारा जो ये फैसला लिया गया, जो नियम में बदलाव किया गया जेल मैनुअल में, उसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूर किया है और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। तो इससे ये है कि जो मामला वहाँ पहुँचा है उस मामले में दम नज़र आ रहा है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूर किया है। और हम आपको बता दें कि जी कृष्णैया की पत्नी टी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में यही याचिका लगाई है कि अगर उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी और फिर उसे बदलकर उम्र कैद कर दी गई तो उन्हें अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा, और यही नियम है। और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है बिहार सरकार को नोटिस भी जारी किया है। अगर अभी नोटिस जारी मिला है बिहार सरकार को, अब अगला कदम क्या होने वाला है? अगली सुनवाई में सरकार अपना पक्ष रखेगी? अपना पक्ष तो रखेगी। जो ये उनकी ओर से जो उनके टी उमा देवी के वकील ने जो बातें रखी हैं, उनके दो वकील हैं सिद्धार्थ लूथरा और ये तन्याश्री, इन लोगों ने जो बात वहाँ रखी है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें ये है कि जो इनको जो रिहाई दी गई है उसका है कि जो कैदी का आचरण है, कैदी के खिलाफ जो मामले दर्ज है, इनको नज़रअंदाज किया गया है। तो उसमें हम लोगों ने पिछली चर्चा में इस बात का उल्लेख किया था कि आनंद मोहन पर पटना में तत्कालीन एसएसपी कुंदन कृष्णन के साथ मारपीट, यानी कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस का अधिकारी के साथ मारपीट का, उनके साथ गाली गलौज का भी आरोप था। और उसके अलावा उनके खिलाफ कई अवसरों पर वो जेल से किसी मामले में पेशी के लिए जाने के दौरान कहीं होटल में टिकने, अपने घर चले जाने के भी उन पर आरोप रहे हैं। उसके बाद उन जेल में छापामारी के दौरान उनके पास से, उनके कमरे से आपत्तिजनक सामान बरामद हुए थे और उनके खिलाफ और ढेर सारे कई मामले दर्ज हैं। इन तमाम चीज़ों को कहा गया है कि सरकार ने इन चीज़ों को ध्यान में रखे बिना इनको रिहाई दी है, यानी कि कैदी का आचरण, उनके खिलाफ दर्ज मामले, इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है। जी, मतलब आनंद मोहन लगातार जेल में रहते हुए जेल के नियमों का दुरुपयोग करते रहे और सरकार ने उनके अच्छे आचरण के आधार पर उन्हें जो है उनकी सज़ा कम कर दी और या जेल मैनुअल में जो है संशोधन कर दिया। तो ये एक बड़ा सवाल था कि उनके आचरण अगर अच्छे नहीं हैं तो सरकार ने कैसे कर दिया। हेमंत जी, अब तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि कुंदन कृष्णन और जो आपने बताया था कि वो घर पे पाए गए थे, लोगों से मिल रहे थे, पिछले ही साल की बात है ये, जब वो जा रहे थे देहरादून में, किसी मामले की सुनवाई चल रही थी वहाँ, उसमें उनको पेश होना था,
तो जाने के दौरान वो पाटलिपुत्रा में जो उनका आवास है वहाँ चले गए थे। और बाद में जब ये वीडियो वायरल हुआ था तो तर्क दिया गया था कि उनके बेटे ने, जो विधायक हैं आरजेडी के, उन्होंने कहा था कि ये उनके सर में अचानक दर्द हो गया, जिस वजह से वो रास्ते से अपनी गाड़ी मोड़कर घर चले आए। और यहाँ पर जब उनकी गाड़ी आई तो बाहर आते जाते लोगों ने को लगा कि यहाँ पर आए हैं, तो उनसे मिलने के लिए लोग आ गए थे, तो ये तर्क दिया गया था। लेकिन ये भी एक गंभीर मामला था और ऐसे कई अवसरों पर इस तरह के मामले आए हैं जब ये मीडिया में खबरें आई कि वो कहीं पर ट्रांजिट पर जा रहे थे, यानी कि जेल से निकलकर कहीं किसी कोर्ट में पेशी पर जा रहे थे। उस दौरान वो रास्ते में रुक गए, मजमा लगा करके लोगों से बातचीत करने लगे, इस तरह की शिकायतें थी। तो ये वाला पहलू जो है इसको उस वहाँ उल्लेख किया गया है इसका। दूसरी बात यह है कि ये बिहार सरकार के लिए परेशानी का सबब बनने वाली बात इसलिए इसमें हम लोग कह सकते हैं क्योंकि यह एक राजनीतिक फैसला है। तो आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं, विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी पूर्व सांसद हैं, उनका बेटा विधायक है और वो सत्ताधारी दल आरजेडी का विधायक है। तो ये मौजूदा सरकार, महागठबंधन की सरकार, जो नीतीश कुमार और तेजस्वी जिसको नेतृत्व दे रहे हैं, उस सरकार का यह फैसला है जिसको लेकर के काफ़ी इस फैसले की काफ़ी आलोचना हो रही है। इसको एक बड़ा हिस्सा जो है वो दलित विरोधी फैसला मानता है, क्योंकि जो जीत कृष्णैया थे, जिनकी हत्या 1994 में 5 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के खवरा में NH पर हुई थी, जिस भीड़ ने हत्या की थी, उस भीड़ का नेतृत्व आनंद मोहन ही कर रहे थे। और उस भीड़ ने ही वहाँ एक तो उनको गाड़ी से खींच करके और पीट करके मार डाला था। तो वो जो मामला था, उस मामले को जब ये रिहाई हुई इनकी, तो पूरा मामला एक तरह से फ्लैशबैक में लोगों की जेहन में आया, इसको लेकर के काफ़ी आलोचना हुई। तो अभी अगर ये सुप्रीम कोर्ट से कोई अगर इसमें इस तरह का फैसला आता है आने वाले समय में, तो निश्चित रूप से ये सरकार की किरकिरी होगी। तो एक स्टेप तो आज बढ़ा है कि सरकार को नोटिस हुआ है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तो ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि इसको माना जा रहा है कि यह फैसला जो है राजनीतिक फैसला है। तो अगर इसमें कुछ आगे भविष्य में अगर कुछ ऐसा निर्णय आता है जो कि सरकार के खिलाफ चला जाता है, तो निश्चित रूप से इसका राजनीतिक असर भी इस फैसले इसका होगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक राजनीतिक फैसला ही ये था। ये अलग बात है कि आनंद मोहन के साथ ये 27 अन्य लोगों को, बिहार के अलग अलग जेलों में बंद सजा की अवधि पूरी कर चुके लोगों को भी रिहा किया गया। लेकिन जी, आपने कहा कि ये राजनीतिक फैसला था और सरकार की किरकिरी होगी आने वाले दिनों में अगर सरकार के खिलाफ फैसला जाता है। किरकिरी तो होगी ही, लेकिन उससे कम किरकिरी अभी नहीं हो रही है, क्योंकि एक मामला जो है ये दलित डीएम से जुड़ा हुआ था कि दलित थे, वो बहुत गरीब घर से थे, कूली का काम करके उन्होंने पढ़ाई की थी। और इसके साथ साथ ही कि जो लोग दबी जुबान से इसके समर्थन भी कर रहे थे, उनका कहना था कि आनंद मोहन की छवि ऐसी नहीं कि वो एक वोट भी राजपूतों का ट्रांसफ़र करवा सके। आखिर नीतीश जी के मन में ऐसा क्या आया, कौन था उनका सलाहकार जो उन्हें उनकी मदद करने की सलाह दी? हाँ, ये निश्चित रूप से ये राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा का विषय रहा है कि आखिरकार जो इन्होंने इस सरकार ने जो फैसला लिया, उस फैसले के पीछे कौन से लोग थे जिन्होंने सरकार को ऐसा करने का ये समझाया, उनको बताया कि आप इस तरह का फैसला लें। क्योंकि ये राजनीतिक गलियारे में ये भी कहा जा रहा है कि यह तो पूरा एजेंडा बीजेपी का था, यह आरएसएस का एजेंडा था कि आनंद मोहन को रिहा किया जाना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि इसके लिए बहुत लंबा प्रयास हुआ था। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी 2014 में, उस दौरान भी ये प्रयास शुरू हुआ था और उसमें राजनाथ सिंह के लेवल से भी ये मामला उस समय जो रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति बने थे, उनके पास भी इस मामले को ले जाने की तैयारी थी। और ये बाद में वो मामला दब गया था, लेकिन ये कोशिश की जा रही थी उधर से कि इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो बीजेपी तो उस मामले में सक्रिय रही। अभी पिछले महीने जब ये एक कार्यक्रम हुआ था यहाँ पटना में, ये कुंवर सिंह
की जयंती के अवसर पर जो स्वाभिमान रैली के नाम से जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में आनंद मोहन की रिहाई के लिए नारे लगे थे। नीतीश कुमार के खिलाफ भी नारे लगे थे। नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थे और उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया था कि आप लोग नहीं जानते हैं हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, आपको उनकी पत्नी से पूछ लेना चाहिए कि उनको रिहा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हुआ था। तो उसमें जितने लोग आए थे उस समय का वीडियो भी वायरल हुआ था, जो लोग कह रहे थे कि हम लोग तो बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन हम लोग आनंद मोहन के समर्थक हैं, हम चाहते हैं कि आनंद मोहन को रिहा किया जाए और इसमें जो देरी हो रही है वो नीतीश कुमार के कारण हो रही है। तो इसको कुल मिलाकर के वो पूरा एक तरह से नीतीश कुमार पर दबाव बनाया गया उस दौरान और उसके बाद उनकी रिहाई हुई। तो इस फैसले को लेकर के निश्चित रूप से यह भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये इस तरह का फैसला लेने के लिए नीतीश कुमार को किसने सलाह दिया, इस फैसले पर पहुंचने के लिए नीतीश कुमार को किसने बाध्य किया। क्योंकि ये माना जाता है कि नीतीश कुमार किसी के दबाव में जल्दी कोई फैसला नहीं लेते हैं। अगर उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है और सार्वजनिक रूप से अगर उनको अगर ये क्या जलील करने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे मामलों को वो लिंगर करते हैं, ऐसे मामलों को बढ़ाते हैं। तो इससे ये लग रहा है कि अगर भविष्य में इस कुछ सरकार की मंशा के विपरीत कोई फैसला आता है, सरकार की जो योजना है उसके विपरीत कुछ आता है, तो उससे सरकार की किरकिरी तो होगी ही। सरकार की किरकिरी होगी। और सबसे बड़ा सवाल कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के सलाहकार कौन हैं, मुख्यमंत्री को सलाह देने वाले, ऐसे मंत्रणा देने वाले लोग कौन हैं जो गलत मंत्रणा देकर सरकार की किरकिरी करवाने में जुटे हैं, जिससे सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है रत्ती भर, वैसे फैसले करवा रहे हैं। और ये सिर्फ आनंद मोहन का मसला नहीं है। अभी जब देखिए कि ये जाति गणना वाला मसला आया तो पीके शाही को लेकर की भी मामला उठा कि आखिर उन्हें क्यों रखा हुआ है, जब कई फैसले जो है ओबीसी दलित पिछड़े के विरोध में आए और उन्होंने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा, इसलिए ऐसे हुए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसे फैसले लेने का सलाह देने वाले लोग भी आने वाले दिनों में नप जाएंगे। अब ये चर्चा का विषय है कि जो सरकार लगातार अहम मामलों में कोर्ट में पराजित हो रही है, तो उनके महाधिवक्ता को लेकर के भी चर्चा है, उनके सलाहकारों को लेकर भी चर्चा है। तो जाहिर सी बात है जब इस तरह के फैसले आने लगते हैं, इस तरह के मामलों में जब सलाहकारों पर सवाल खड़े होने लगते हैं, चाहे वह राजनीतिक सलाहकार हों चाहे कानूनी सलाहकार हों, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को भी इस पर विचार करना होता है। सरकार भी सोचती है कि वह अब 2 कदम पीछे हटे, क्या करे। तो ये तो भविष्य में कुछ न कुछ इसमें होगा ही, कुछ न कुछ होगा। नहीं, मेरा सवाल सीधा है हेमंत जी कि क्या ये फैसले, इन फैसलों को लेने का सलाह देने वाले लोग आने वाले दिनों में अगर सरकार की किरकिरी होती है तो उनका भी नपना तय है, जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर के बारे में कहा जाता है। इस पर ये दावे के साथ हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तय है कि जब सरकार की किरकिरी होती है तो सरकार किसी नतीजे पर तो पहुंचती है। अब वो कब पहुंचेगी, क्योंकि बहुत किरकिरी हो चुकी है। ये जाति जनगणना मामले पर तो ये स्पष्ट हो गया हुआ है कि सरकार को एक तरह से बहुत बड़ा झटका लगा है। सरकारी खजाने का पैसा भी खर्च हुआ है, लगभग 125 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो चुका है, जो 500 करोड़ रुपया अलॉटेड था। हालांकि ये सरकार कह रही है कि हम जो कंटीजेंसी से जो पैसा लेने वाले थे वो पैसा हमने नहीं लिया है। तो खैर उससे अलग मामला है, लेकिन जो भी पैसा खर्च हुआ है वो सरकार के खजाने का पैसा है, वो सरकारी खजाने से गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये सरकार के लिए यह एक ऐसा अवसर होगा कि सरकार अपने सलाहकारों के बारे में भी, चाहे वो राजनीतिक सलाहकार हो चाहे कानूनी सलाहकार हो या वो बाकी लोगों के बारे में भी सोचेगी, और ऐसे मामलों में कैसे फूक कर कदम बढ़ाया जाए इसके बारे में भी सोचेगी। जी। ये हुई तो सरकार की बात। अगर हम आनंद मोहन के परिवार की बात करें और आनंद मोहन की खुद की बात करें तो ये तो किसी झटके से कम नहीं है, जितनी गोलबंदी करके, जिस तरह से 3-5 जिसको कहते हैं करके उन्होंने जेल से बाहर आए, तो अब लगता है कि ये महंगा पड़ने वाला है। और ये फ्यूचर में अगर ये होता तो देखिए, ये
यही बड़ी बात है कि सुनवाई इस मामले की होने जा रही है। नोटिस सरकार को हो गया है तो आगे भी सुनवाई होगी। तो ये तो परेशानी, अब ये जो लग रहा था कि हम बाहर आ गए हैं, अब निश्चिंत भाव से वो अभी नहीं रह पाएंगे, पर आगे भी उनकी धड़कनें बढ़ी रहेंगी, उनकी चिंताएं बढ़ी रहेंगी। तो ये जो अभी आपने देखा होगा कि जब इनकी रिहाई हुई तो ये पूरी तैयारी थी कि जुलूस प्रदर्शन होगा, गाजे बाजे के साथ वो बाहर आएंगे और बहुत बड़ा समारोह होगा, भोज भात होगा, लेकिन यह सब पूरी तैयारी धड़ी की धड़ी रह गई और उनको चुपके से बिहार छोड़ करके बाहर जाना पड़ा। और बिहार छोड़ करके बाहर जाना पड़ा, ये माना गया कि उस समय सरकार के कुछ बड़े कद्दावर नेताओं ने, मंत्रियों ने उनको सलाह दी कि आप बिना किसी ये ढोल नगाड़े की आप चुपचाप जेल से बाहर निकलिए और बिहार से बाहर चले जाइए। और वही हुआ, ये देहरादून चले गए, वहाँ इनके बेटे की शादी हुई अभी हाल में। और उस शादी के दौरान जैसा कि माना जा रहा था कि बड़े बड़े लोग पहुँचेंगे, लेकिन उसमें बिहार से न तो मुख्यमंत्री गए न उप मुख्यमंत्री गए। तो इनके जेल से बाहर जाने का जो पूरा प्रोग्राम था वो कैसे स्थगित हुआ, ढोल नगाड़ा नहीं बजा, जुलूस प्रदर्शन नहीं हुआ, हाथी घोड़ा ऊंट के साथ जो जुलूस प्रदर्शन होने वाला था वो नहीं हुआ, इनको चुपके से जाना पड़ा। और दूसरे कि उस शादी समारोह में बिहार सरकार की ओर से कोई बड़ा नाम शामिल नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि सरकार इस मामले में तलवार की धार पर चल रही है कि उसको ये लग रहा है कि ये हमारा कहीं हमको नुकसान न उठाना पड़ जाए। दोनों तरह का लग रहा है, इसलिए सरकार अब अपना चेहरा बचाने की भी कोशिश कर रही है। इसीलिए उन पर सख्ती की गई कि आपको छूट भले मिल गई है, रिहाई हो गई है, लेकिन आप चुपचाप बिहार से बाहर चले जाएं, जो ढोल नगाड़ा नहीं बजाएं। और दूसरा कि उनके बेटे के शादी समारोह में कोई बड़ा नाम वहाँ नहीं गया, न तो मुख्यमंत्री गए और न ही उप मुख्यमंत्री गए। ये दो बातें स्पष्ट है। तो इस मामले की गंभीरता को बताने के लिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि ये मामला कितना गंभीर है। और सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है कि बिहार सरकार को नोटिस जारी किया गया इस मामले में, इस याचिका पर जी कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर, वह एक बिहार सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है, आनंद मोहन के लिए भी चिंता बढ़ाने वाली बात है और उनके समर्थकों की भी चिंता बढ़ाने वाली बात है कि आगे क्या होगा, क्या आनंद मोहन जेल से बाहर रह पाएंगे या उनको पुनः जेल में जाना पड़ेगा। ये तो अभी भविष्य में तय होगा, लेकिन उस दिशा में इसे एक छोटा सा कदम मान सकते हैं कि बिहार सरकार को नोटिस जारी हुआ है। अब बिहार सरकार अगली तारीख पर यह नोटिस का जवाब देगी। हाँ, तो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और इसके संकेत जो है आरजेडी के विधायक आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की शादी में दिख गया कि बिहार से एक भी बड़े लोग शामिल नहीं हुए, खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए, जबकि आरजेडी के विधायक हैं चेतन आनंद। तो संकेत यही है कि सरकार जो है अब हर कदम फूक फूक कर रख रही है। और जैसा कि हेमंत जी ने तमाम बातें कह दी, लेकिन एक बातें जो उन्होंने नहीं कही वो सलाहकारों को लेकर। तो आने वाले दिनों में अगर राज्य सरकार की किरकिरी हुई और उनके जो नियर और डियर हैं, जो खुद को सलाहकार का ढिढोरा पीटते हैं, वो भी नप गए तो बड़ी बात नहीं होगी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फेसबुक पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, दोनों प्लेटफॉर्मों पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह निष्पक्ष वीडियो लाते रहें।